हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आ गए हैं, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, आज इसे करेंगे और एक दो टॉपिक और कर लेंगे, फिर इसी क्रम में आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज़ चल रही है, सबको पता है। अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये सब पढ़ ही रहे होंगे। बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं किसी भी कंपटीशन की, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये एक समझ लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है मॉडर्न हिस्ट्री का ना। शुरू करते हैं आज का सेशन, लेट्स गेट स्टार्टेड। वाइल द कांग्रेस वॉज इन द थिक बैटल ऑफ, कह रहे हैं, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मेट इन लंदन इन नवंबर 1932 वंस अगेन विदाउट द लीडर्स ऑफ द कांग्रेस। इसमें भी क्या हो रहा है, लीडर्स नहीं हैं कांग्रेस के। इट्स डिस्कशन इवेंचुअली लेड टू द पासिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब इसी के डिस्कशन के ही फलस्वरूप क्या आ रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ रहा है 1935 का। The act provided for the establishment of an all-India federation and new system of government for the provinces on the basis of provincial autonomy. The federation was to be based on a union of the provinces of British India and princely states. यहाँ पे देखिए provincial autonomy का मतलब है कि क्योंकि भारत उस समय provinces में divided है, वहाँ पे उनको autonomy दे दी जा रही है, यानी कि वो अपना स्वशासन कर सकते हैं ना, सेंटर से उसका बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। इस वजह से एक ऑल इंडिया फेडरेशन भी बनाया गया और एक न्यू सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट लाई गई प्रोविंसेस के लिए ना। द फेडरेशन was to be based on a union of the provinces of British India and princely states। समझ गए? There was to be a bicameral federal legislature in which states were given disproportionate weightage। इसमें देखिए क्या है, बाईकैमरल का मतलब ना दो सदन जिसमें होते हैं ना। स्टेट्स इन विच स्टेट्स वर गिवन डिसप्रोपोर्शनेट वेट, उतना वेटेज नहीं मिला है, लेकिन ठीक है, कम से कम सोच तो रहे हैं इस बारे में। Moreover, the representatives of the states were not to be elected by the people but appointed directly by the rulers। यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, रूलर्स ही अपॉइंट कर रहे हैं, जो शासन कर रहे हैं वही अपॉइंट कर दे रहे हैं। ओनली 14% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन ब्रिटिश इंडिया वॉज गिवन राइट टू वोट। केवल 14% लोगों को वोट करने का अधिकार मिला है इस समय। और ब्रिटिश इंडिया समझ ही सकते हैं कि इस समय क्या स्थिति में इंडिया की क्या स्थिति है। ठीक है, इवन द लेजिस्लेचर इन विच प्रिंसेस वर वंस अगेन टू बी यूज टू चेक एंड काउंटर द नेशनलिस्ट एलिमेंट वॉज डिनाइड एनी रियल पावर। देखिए यहाँ पे प्रिंसेस को लगाया गया है कि ताकि वो कोई लोकल स्तर पे कोई मूवमेंट ना बन पाए और नेशनलिस्ट एलिमेंट्स अच्छे से फ्लरिश ना कर जाए, इसलिए उनको लगाया गया। लेकिन क्या है, उनको कोई अच्छा पावर या कोई बहुत अच्छी ताकत नहीं दी गई है जिससे कि ऐसा कुछ हो पाए ना। सारा वो अपने पास ही रख रहे हैं अंग्रेज। डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स रिमेन्स आउटसाइड इट्स कंट्रोल वाइल द गवर्नर जनरल रिटेन स्पेशल कंट्रोल ओवर द अदर सब्जेक्ट। डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स को अलग रखा गया है। गवर्नर जनरल के पास अच्छा कंट्रोल है बहुत सारे विषयों का ना। Governor General and the governors were to appointed by the British government and were to be responsible to it. In the province, local power was increased। थोड़ा सा provinces में local power को increase किया गया है। Ministers responsible to the provincial assemblies were to control all departments of provincial administration, but the governors were given governors को special power भी मिल रही है। They could veto legislative action and legislate on their, उनको veto power भी मिला है ना। veto का power का मतलब समझते ही हैं, जो कि कह सकते हैं कि वोट्स पड़े और मान लीजिए गवर्नर का कोई अलग मत है तो उसी वो अपना वीटो यूज़ करके उस पर्टिकुलर डिसीज़न को बदल सकता है। ऐसा देखिए, जब आप आज की डेट में भी देखते होंगे वीटो नहीं है ना। अगर असेंबली हो, चाहे वो लोकसभा हो या कोई भी सदन हो, उसमें अगर किसी बिल पे चर्चा हो रही और वोटिंग होनी है तो मान लीजिए सेम वोट जब हो जाता है तब क्या होता है, स्पीकर अपना वोट कास्ट करता है ना। मान लीजिए नो के साइड भी उतने ही वोट आ गए और यस के साइड भी उतने ही वोट आ गए, तो क्या होता है, फिर स्पीकर का मत लिया जाता है, तो फिर एक इंक्रीज़ हो जाएगा, तो जिस तरफ स्पीकर होगा वो उस तरह से हो जाएगा। समझ गए ना? ओके। मोरओवर दे रिटेन फुल कंट्रोल ओवर द सिविल सर्विसेज एंड पुलिस पे पूरा कंट्रोल है। सिविल सर्विसेज पे पूरा जो पूरा तंत्र है एडमिनिस्ट्रेशन का
सारा कंट्रोल उन्हीं के पास है, ठीक है। द एक्ट कुड नॉट सेटिस्फाई द नेशनलिस्ट एस्पिरेशन फॉर बोथ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पावर कंटिन्यू टू बी कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। सारा कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट के ही हाथ में है। फॉरेन रूल वॉज टू कंटिन्यू एज बिफोर, ओनली अ फ्यू popularly elected ministers were to be added to the structure of British administration in India. The Congress condemned the act as totally disappointing. अब इसको देखते हुए कांग्रेस ने क्या कहा कि ये जो एक्ट बनाया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, बहुत निराशाजनक है ना, टोटली डिसअपॉइंटिंग। द फेडरल पार्ट ऑफ द एक्ट नेवर इंट्रोड्यूस, ठीक है, उसको फेडरल पार्ट जो था उसको इंट्रोड्यूस ही नहीं किया गया, बट द प्रोविंशियल पार्ट वॉज सून पुट इनटू ऑपरेशन, लेकिन प्रोविंशियल पार्ट को लागू कर दिया गया। बिटरली अपोज टू द एक्ट दो द कांग्रेस वॉज, इट डिसाइडेड टू कंटेस्ट द इलेक्शन अंडर द न्यू एक्ट ऑफ 1935, दो विद द declared aim of showing how unpopular the act was. The whirlwind election campaign of the Congress met with massive popular response, even though Gandhi ji did not address a single election meeting. इतना ज़्यादा देखते हुए भी इसी एक्ट के उसमें अंतर्गत इलेक्शंस हो रहे हैं, और इसमें देखिए गांधी जी भी कोई बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि ये बकवास एक्ट है ना, उनको नहीं समझ में आ रहा है। ओके, द इलेक्शन हेल्ड इन February 1937 conclusively demonstrated that a large majority of Indian people supported the Congress, which swept the polls in most of the provinces. Congress ministries were formed in July 1937 in 7 out of 11 provinces. देखिए कांग्रेस क्या है, 11 प्रांतों का टोटल इलेक्शन हुआ है, 7 प्रांतों में वो जीत गई है, ठीक है। लेटर कांग्रेस फॉर्म कोलिशन गवर्नमेंट, ठीक है, इन 2 अदर्स, 2 अदर प्रोविंसेस में उसने कोलिशन गवर्नमेंट बना ली है। ओनली बंगाल और पंजाब हैड नॉन कांग्रेस मिनिस्टर, सिर्फ बंगाल और पंजाब को छोड़ दीजिए तो सारे क्या हैं, कांग्रेस के ही मिनिस्टर्स हैं। पंजाब वॉज रूल्ड बाय यूनियनिस्ट पार्टी इन बंगाल बाय कोलिशन ऑफ कृषक प्रजा पार्टी एंड मुस्लिम लीग। देखिए यहाँ पे जो बंगाल में है वो कौन जीत रहे हैं, कौन किनकी पार्टी है, कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग दोनों मिलकर के यहाँ पे अपनी गवर्नमेंट बना रहे हैं। और पंजाब क्या है, यूनियनिस्ट पार्टी के द्वारा और उनके जो भी नेता हैं उनके द्वारा गवर्न हो रहा है। अब देखिए कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ को देख लीजिए। द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज could not change the basically imperialist character of British administration in India, and they failed to introduce a radical era, but they did try to improve the condition of the people within the narrow limits of the powers given to them under the Act of 1935. तो इसमें बता रहे हैं कि देखिए बहुत कम पावर्स मिली हैं, फिर भी जितना वो कर सकते थे उतना वो कर रहे हैं। द कांग्रेस मिनिस्टर रिड्यूस देयर ओन सैलरीज ड्रास्टिकली टू ₹500 पर मंथ। कांग्रेस जो जितने भी मिनिस्टर्स हैं उन्होंने अपनी सैलरीज को कम कर लिया है, ₹500 पर मंथ पर आ गए हैं। मोस्ट ऑफ देम ट्रैवल्ड सेकंड और थर्ड क्लास ऑन रेलवेज। दे सेट अप न्यू स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑनेस्टी एंड पब्लिक सर्विस। अब आज के डेट में देखिए इतनी ऑनेस्टी और पब्लिक सर्विस है नहीं, उस समय के नेता ऐसे हुआ करते थे। दे अंडरटुक पॉजिटिव मेजर्स इन सेवरल फील्ड्स। दे प्रमोटेड सिविल लिबर्टीज, रिपील्ड restrictions on the press, and radical organization permitted trade unions and किसान organization to function and grow. उन्होंने सिविल लिबर्टीज़ पे जोर दिया है, ठीक है, जो भी रिस्ट्रिक्शंस प्रेस पे लगे थे उनको हटाया है, ठीक है, ट्रेड यूनियंस को बनने दिया है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस टू ग्रो, अच्छे से ग्रो करें और अच्छे से सब कुछ होता रहे। कर्ब द पावर्स ऑफ पुलिस एंड रिलीज पॉलिटिकल प्रिजनर्स इंक्लूडिंग अ लार्ज नंबर ऑफ रिवॉल्ट। पुलिस की पावर को कम कर दिया गया है और क्या किया है, जितने भी प्रिजनर्स हैं उनको रिहा किया गया है, कर दिया है इन्होंने जब गवर्नमेंट आते ही, ठीक है, अच्छे कार्य हो रहे हैं। रिवॉल्यूशनरीज को भी रिहा कर दिया गया है। द पास एग्रीगेरियन लेजिस्लेशन डीलिंग विद द टेनेंसी राइट्स, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, रेंट रिडक्शन एंड रिलीफ, ये सारे कार्य हो रहे हैं। एंड प्रोटेक्शन टू द पीजेंट, यानी सारे किसान से जो भी उनकी प्रॉब्लम्स थी सारी सॉल्व की जा रही हैं धीरे धीरे। ट्रेड यूनियंस फेल्ट फियर एंड वर एबल टू इंट्रोड्यूस प्रोहिबिशन इन सेलेक्टेड एरियाज, अंडरटुक हरिजन अपलिफ्ट एंड पेड ग्रेटर अटेंशन टू द प्राइमरी, हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन एंड पब्लिक हेल्थ। सारे एरियाज जो भी एजुकेशन के हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन पे भी अच्छा ध्यान दिया जा रहा है। और क्या किया जा रहा है, एक तरह से पब्लिक हेल्थ भी इम्प्रूव हो रहा है। Modern industries too were encouraged. One of the major achievements of the Congress ministries was their firm handling of communal rights. अब देखिए सांप्रदायिक दंगा कुछ नहीं हो रहा, ये बहुत बड़ा क्या है
एक तरह से उनका अचीवमेंट है कांग्रेस गवर्नमेंट का ना. The largest gain was psychological. People felt as if they were breathing the air of victory and self-government. For was it not a great achievement that men who were in prison till the other day were now ruling in the secretariat? अब वो उनका शासन चल रहा है. The period between 1935 and 39 witnessed several other important political developments which in a way marked a new turn in the nationalist movement and the Congress. ये जो पीरियड है उसमें बहुत सारे चेंजेस आए. देखिए पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं. ओके अब देखिए ग्रोथ ऑफ सोशलिस्ट आइडियाज़ देख लीजिए. द 1930s विटनेस द रैपिड growth of socialist ideas within and outside the Congress. In 1929, there was a great economic slump or depression in the United States, which gradually spread to the rest of world. 1929 में सबको पता है ग्रेट डिप्रेशन आ रहा है ना, मंदी आ रही है यूनाइटेड स्टेट्स में आई और वो धीरे धीरे पूरे विश्व में फैल गई. एवरीवेयर इन द कैपिटलिस्ट कंट्री देयर वाज स्टीप डिक्लाइन इन प्रोडक्शन एंड फॉरेन ट्रेड रिजल्टिंग इन इकोनॉमिक डिस्ट्रेस एंड लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट. आज जब मंदी आती है तो उसमें छटनी होती है, बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है ना, मार्केट नीचे आती है तो उससे बहुत सारे repercussions होते हैं. At one time the number of unemployed was 3 million in Britain, 6 million in Germany and 12 million in United States. On the other hand, the economic situation in the Soviet Union was just the opposite. Not only there no slump, but years between 1929 and 36 also witnessed the successful completion of first two 5-year plans which pushed up the Soviet industrial production by more than 4 times. देखिए सब जगह हो रहा है लेकिन सोवियत यूनियन में ऐसा मंदी नहीं देखने को मिल रही. वहाँ एक तरह से बूस्ट हो रहा है, एक पंप मिल रहा है इकोनॉमी को, है ना. और वो 5 ईयर्स अपने फर्स्ट टू 5-year प्लान्स को लाने में कामयाब हो गए हैं और उनका जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो 4 गुना बढ़ गया है. ठीक है, इसमें जान लीजिए कि सोवियत यूनियन की कंडीशन बिल्कुल अपोजिट थी. द वर्ल्ड डिप्रेशन दस ब्रॉट द कैपिटलिस्ट सिस्टम इनटू डिसरिप्यूट एंड ड्यू अटेंशन टुवर्ड्स मार्क्सिज्म, सोशलिज्म एंड इकोनॉमिक प्लानिंग. इसीलिए फिर वहाँ से मार्क्सवाद पैदा हो गया, समाजवाद पैदा हुआ और इकोनॉमिक प्लानिंग जो उन्होंने की थी वो उसका क्या है बोलबाला होने लगा. ठीक है. Consequently, socialist ideas began to attract more and more people, especially the young workers, है ना, और peasants में ये आइडियाज़ इनको पसंद आने लगे. अब जान लीजिए. ठीक है. फ्रॉम इट्स अर्ली द नेशनल मूवमेंट हैड अडॉप्टेड अ प्रो पुअर ओरिएंटेशन. अब देखिए पुअर जो गरीब लोग हैं उनकी तरफ ध्यान दिया जा रहा है. सारे मूवमेंट जो उनके इर्द गिर्द ही मतलब एक तरह से सस्टेन कर रहे हैं. तो दिस ओरिएंटेशन वॉज इमेंसली स्ट्रेंथन विद द इम्पैक्ट ऑफ रशियन रिवोल्यूशन ऑफ 1917. रशियन रिवोल्यूशन कब हो रहा है? 1917 में हो रहा है. द एमर्जेंस ऑफ गांधी जी ऑन द पॉलिटिकल स्टेज एंड ग्रोथ ऑफ पावरफुल लेफ्ट विंग ग्रुप्स ड्यूरिंग द 1920s एंड 1930. इट वॉज जवाहरलाल नेहरू who played the most important part in popularizing the vision of socialist India. देखिए जो समाजवाद को एक तरह से कहते हैं कि सोशलिज्म जो आया ना पंडित नेहरू ने उसका बहुत पुरजोर समर्थन किया और एक तरह से कहा कि ये एक पावरफुल वेपन हो सकता है जिससे गरीबी हटाने के लिए ना और अच्छे अच्छे पॉलिसीज़ को लाने के लिए. ठीक है. Both within the national movement and in the country at large. Within the Congress, the left-wing tendency found reflection in the election of Jawaharlal Nehru as president for 1929, 1936 and 1937 and of Subhash Chandra Bose for 1938 and 39. ये सारे ईयर्स हैं जब जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट INC के बन रहे हैं और 38 और 39 में सुभाष चंद्र बोस बन रहे हैं. ठीक है. Nehru argued their political freedom must mean the economic emancipation of the masses, especially of the toiling peasants from the feudal exploitation. In his presidential address to the Lucknow Congress in 1936, Nehru urged the people to accept socialism as its goal and to bring itself closer to the peasantry and the working class. This was also, he felt, the best way of weaning away the Muslim masses from the influence of their reactionary communal लीडर्स. उनको समझ में आ रहा है कि ये जो सोशलिज्म है ये हमें क्या कर रहा है, सशक्त कर रहा है. ये बहुत अच्छा माध्यम है जिससे गरीबी हटाने के लिए, है ना, कॉमन पीजेंट्स जो हैं उनके मुद्दों को रखने के लिए ये एक सशक्त माध्यम हो सकता है. द ग्रोथ ऑफ रेडिकल फोर्सेस इन द कंट्री वॉज सून रिफ्लेक्टेड इन द प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज ऑफ द कांग्रेस. अ मेजर पॉइंट ऑफ डिपार्चर वॉज द रिजोल्यूशन ऑफ द fundamental rights का resolution and economic policy passed by the Karachi session of the Congress on the urging of Jawaharlal Nehru. The resolution declared in order to end the exploitation of the masses, political freedom must include real economic freedom of the starving millions. यानी जो भूखे मर रहे हैं लोग उनके लिए क्या है ज़रूरी कि पहले रोटी तो मिले. ठीक है. तो ये समाजवाद
बताता है कि सब में समान रूप से रिसोर्सेज का बंटवारा हो, ठीक है। रेजोल्यूशन गारंटी द बेसिक सिविल राइट्स ऑफ द पीपल, इक्वलिटी बिफोर लॉ irrespective of the caste, creed or sex, ना, election on the basis of universal adult franchise and free and compulsory primary education. It promised substantial reduction in the rent and revenue, ठीक है, exemption from rent in case of uneconomic holdings and relief from agriculture. and सारी जितनी भी कह सकते हैं होल्डिंग्स हैं, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स लाए जा रहे हैं ना, फार्मर्स के लिए बहुत अच्छे अच्छे योजनाएं लाई जा रही हैं, उनको समझाया जा रहा है कि कितना अच्छा देश हम रन कर रहे हैं ना, एक तरह से ये जान लीजिए। ओके, सारी चीज़ें इनके सारे इश्यूज़ को एड्रेस कर लिया गया है, ठीक है। Radicalism in the Congress are further reflected in the Fazpur Congress resolution and the election manifesto of 1936, which promised radical transformation of the agrarian system, a substantial reduction in rent and revenue, scaling down of the rural debts and provision of cheap credit, abolition of feudal levies, security of tenure. ये सारी चीज़ें फार्मर्स को दी जा रही, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, कम लैंड रेवेन्यू है, और उनको एक तरह से और ज़्यादा सुविधाएं दे दी जा रही है ना, ट्रेड यूनियन फॉर्म कर सकते हैं, प्रीजेंट यूनियन बना सकते हैं, एंड राइट टू स्ट्राइक भी यहाँ दे दिया गया। इन 1945 द कांग्रेस वर्किंग कमेटी अडॉप्टेड रेजोल्यूशन रिकमेंडिंग द एबॉलिशन ऑफ लैंडलॉर्डिज्म। अब देखिए बाद में लैंड ये सब जो सिस्टम था, मतलब जो लैंडलॉर्ड रूल करते थे, वो सारा सिस्टम हटाया भी गया, लेकिन यहाँ पे क्या रिकमेंड किया जा रहा है, एक रेजोल्यूशन कि ये सब हटा दीजिए, जितना भी लैंडलॉर्ड है, जो ज़मींदार हैं, ये सब सिस्टम हटना चाहिए। ड्यूरिंग 1938 में सुभाष चंद्र बोस वॉज इट्स प्रेसिडेंट, कांग्रेस कमिटेड इटसेल्फ टू द इकोनॉमिक प्लानिंग एंड सेटअप नेशनल प्लानिंग कमेटी, देखिए बन रही है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ किसके, जवाहरलाल नेहरू ना। नेहरू एंड अदर लेफ्टिस्ट एंड गांधी जी आल्सो एग्री फॉर द पब्लिक सेक्टर इन राज, ठीक है, पब्लिक सेक्टर के लिए एक तरह से आह्वान किया गया कि पब्लिक सेक्टर फॉर्म किया जाए, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज एज अ मीन्स ऑफ प्रिवेंटिंग द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड्स, मतलब सारा जो धन है देश का वो मतलब कुछ हाथों में ही ना चला जाए, उसके लिए ये सारी चीज़ें कि पब्लिक प्रॉपर्टीज़ बनाई जा रही हैं ना, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस बनाए जा रहे हैं, ताकि वो सरकार के हाथ में रहे, सबके हाथ में, पब्लिक का मतलब ये पब्लिक के हाथ में ना। In fact, a major development of 1930s was the increasing acceptance of radical economist policies by the Gandhiji. In 1933, he agreed with the Nehru without a material revision of vested interest. The condition of the masses can never be improved. He also accepted the principle of land to the tiller. He declared in 1942 that the land belongs to those who will work on it and no one else. अब उन्होंने डिक्लेयर कर दिया गया है, जो खेतों में काम कर रहे हैं उन्हीं का लैंड है, किसी और का नहीं है, ठीक है। Outside the Congress, the socialist tendency led to the growth of the Communist Party after 1935 under the leadership of P.C. Joshi and the foundation of the Congress Socialist Party in 1934 अंडर द लीडरशिप ऑफ आचार्य नरेंद्र देव एंड जयप्रकाश नारायण, ठीक है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी भी बन रही है किसके लीडरशिप में, आचार्य नरेंद्र देव एंड जयप्रकाश नारायण, और कम्युनिस्ट पार्टी बन रही है आफ्टर 1935 किसकी लीडरशिप में, पीसी जोशी की लीडरशिप में। इन 1939 सुभाष चंद्र बोस हैड बीन री इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस इवन दो गांधी जी हैड अपोज्ड हिम। ये तो सारे लोगों को पता है कि गांधी जी ने इसको अपोज किया था, ठीक है, बट द अपोजिशन ऑफ गांधी एंड हिज सपोर्टर्स इन द कांग्रेस वर्किंग कमेटी कंपेल्ड बोस टू रिजाइन फ्रॉम द प्रेसिडेंटशिप ऑफ कांग्रेस इन अप्रैल 1939। लेकिन उनको रिज़ाइन करना पड़ा था सुभाष चंद्र बोस को, क्योंकि उनको एक तरह से अंदर ही कमेटी के लोगों ने ही आदेश कर दिया था। ही एंड मैनी ऑफ हिज लेफ्ट विंग फॉलोअर्स नाउ फाउंडेड द फॉरवर्ड ब्लॉक। फिर उन्होंने जाके सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया था। बाय 1839 विद इन द कांग्रेस द लेफ्ट was able to command influence over the one-third votes on important issues. Moreover, socialism became the accepted creed of the most of the politicized youth of India during 1930s and 1940s. The 1930s also witnessed the foundation of All India Student Federation and All India Progressive Writers Association. ये तीन देखिए आज की डेट में AISF जानते होंगे ना, यहाँ पे फॉर्म हो जा रहा है, और क्या हो रहा है AIPWA यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन भी बना दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी जो टॉपिक बचे हैं वो कल डिस्कस करेंगे। एक दो दिन में मॉडर्न हिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाएगी। तो पढ़ते रहिए, एंजॉय करके पढ़ते रहिए। ऑल दी बेस्ट।